हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन जेनेटिक्स। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि साइंटिस्ट ने कैसे डिस्कवर किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। मतलब डीएनए ही है जो इन्फॉर्मेशन पास करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। आज हम डिस्कस करेंगे हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जो कि लास्ट एक्सपेरिमेंट था इसमें। बट इससे पहले भी कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके सपोर्ट में, इस थ्योरी के सपोर्ट में कुछ एविडेंस दिए थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। हुआ यूँ कि जब 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में साइंटिस्ट के बीच में एक डिबेट चल रही थी कि क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या कि प्रोटीन। तो उस टाइम नई नई एक हाइपोथेसिस आई थी जिसको टेट्रान्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस बोलते हैं। मतलब उस टाइम हमें इतना पता था, साइंटिस्ट को उस टाइम इतना पता था कि डीएनए है वो 4 न्यूक्लियोटाइड से बना है और प्रोटीन है वो है मोर कॉम्प्लेक्स। मतलब इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स वो बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना है, मतलब अमाइनो एसिड से बना है। हम जानते हैं कि 20 अमाइनो एसिड से और 22 अमाइनो एसिड से जो है वो प्रोटीन बनती है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। तो फिर उनके बीच ये डिबेट चल रही थी कि देखो बहुत सारे ट्रेट्स है हम में, प्लांट्स में, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बहुत सारे ट्रेट्स हैं। तो इतने ट्रेट्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स है तो ट्रेट्स के लिए, उन कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स को होने के लिए वेरिएबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब वेरिएबिलिटी कैसे होगी अगर डीएनए तो देखो सिर्फ ATGC इनसे बनता है, इससे मिलके बनता है। उनको ये पता था उस टाइम साइंटिस्ट को। तो उन्होंने बोलता इसमें जो है वो लेस वेरिएबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन। अब प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स तो 22 है। तो उनका मानना ये था कि प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है क्योंकि ये ज़्यादा वेरिएबिलिटी प्रोवाइड करता है जब भी जीन जो कि जीन में प्रेजेंट है। तो इस बीच में डिबेट चल रही थी। तो उसी बीच 2 एक्सपेरिमेंट पहले किए गए। एक तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, हमें पता है ग्रिफिथ ने 1928 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किया था कि कोई तो चीज़ है वो ट्रांसफ़र हो रही है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। उन्होंने बस इतना बताया था। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके एक्सपेरिमेंट से ये नहीं पता चला कि वो प्रोटीन है, वो डीएनए है, वो क्या है जो ट्रांसफ़र हो रहा है जिसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने। उन्होंने बताया था कि हाँ जो डीएनए है वो एक्चुअल में ट्रांसफ़र हो रहा है। बट उस टाइम क्या था, इन दोनों एक्सपेरिमेंट को मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज मैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में को डिटेल में बताऊंगा, जो कि एक्चुअल में जिसके बाद साइंटिफिक कम्युनिटी में उन्होंने माना कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। फिर हर्शी एंड चेज ने इस टॉपिक को एज अ चैलेंज लिया और एक और एक्सपेरिमेंट किया इसके सपोर्ट में। तो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में क्या है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैक्टीरियोफाज लिया एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। बैक्टीरियोफाज क्या है? बैक्टीरियोफाज एक टाइप ऑफ वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें इंजेक्ट कर देता है। उसके बाद क्या है, वो बैक्टीरियल मशीनरी जितनी भी है उसी से ही फिर और वायरस पार्टिकल को पैदा करता है और वो बस्ट हो जाते हैं उस बैक्टीरियल सेल को तोड़ के वो बहुत सारे बैक्टीरियोफाजेस अब फिर बाहर निकल आते हैं। तो ये है बैक्टीरियोफाज। और उन्होंने इसके लाइफ साइकिल को बहुत कीनली स्टडी किया था। उन्होंने देखा कि बैक्टीरियोफाज सिर्फ मोस्टली 2 चीज़ों से बना है, प्रोटीन और डीएनए। प्रोटीन कोट है उसके चारों तरफ, ये जैसे यहाँ देखिए, ये प्रोटीन कोट है और उसके बीच में डीएनए है। अब वो ये देखना चाहते थे कि जो बैक्टीरिया में अंदर जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन जो अंदर जा रही है वो क्या जा रहा है, क्या वो प्रोटीन है या वो डीएनए है। तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, फिर डीएनए एंड प्रोटीन को रेडियो एक्टिवली लेबल्ड किया। उन्होंने पहली बात ये देखा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है डीएनए और प्रोटीन के बीच में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो कॉमन है डीएनए और प्रोटीन में। लेकिन जो सल्फ़र है वो मोस्टली प्रोटीन में पाया जाता है क्योंकि डिफरेंट अमाइनो एसिड है जैसे मिथ्योनिन, सिस्टीन, जिसमें कि सल्फ़र पाया जाता है। और जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें फॉस्फोरस है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो बनता है बीच में उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है। तो ये 2 जो अनकॉमन एलिमेंट है दोनों के बीच में, उन्होंने इनको रेडियो लेबल किया। रेडियो लेबल कैसे किया कि अब डायरेक्टली तो रेडियो लेबल नहीं कर सकते हम बैक्टीरियोफाजिस को।
उन्होंने पहले जो इकोलाई है बैक्टीरिया को ग्रो करवाया उस मीडियम में, जैसे कि मान लो एक में सल्फ़र आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव सल्फ़र है उस मीडियम में ग्रो करवाया उस बैक्टीरिया को, फिर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया बैक्टीरियोफाज से। उससे क्या हुआ कि जितने भी जो नए पार्टिकल, जो वायरस पार्टिकल बने, उसमें रेडियो एक्टिविटी आ गई। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट में सेम वही उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो बैक्टीरिया है उनको ग्रो करवाया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। और जैसे ही जो न्यू उससे जो फाज पार्टिकल बने वो रेडियो एक्टिवली थे, उसका भी डीएनए, उसका भी जो रेडियो एक्टिविटी वो उनके अंदर चली गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन दोनों जो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड जो प्रोटीन और डीएनए उन्होंने किया था, इन फाजेस से इन्फेक्ट कराया फर्दर फिर नेक्स्ट जो न्यू जो इकोलाई थे जिनको जो कि नॉर्मल कंडीशन में थे। ये एक्सपेरिमेंट 3 स्टेप्स में मोस्टली उन्होंने किया। पहला इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग और तीसरा सेंट्रीफिकेशन। इस एक्सपेरिमेंट को ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। उन्होंने क्या किया कि पहला उन्होंने लिया जिसमें प्रोटीन्स रेडियो एक्टिव थी, उनसे इन्फेक्ट करवाया बैक्टीरिया को। नेक्स्ट स्टेप था ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या किया, क्योंकि जब बैक्टीरियोफाज है वो अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर, तो वो बैक्टीरिया से अटैच हो जाता है, उसके कुछ वो इस तरह से अटैच हो जाता है तो इतना ईजीली निकलता नहीं है, छूटता नहीं है वापस। तो उन्होंने क्या किया, ब्लेंडर से जो बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरियल सेल के ऊपर चिपके थे उनको हटाने के लिए उन्होंने ब्लेंडर का यूज़ किया। नॉर्मल जो किचन ब्लेंडर होता है उसका यूज़ किया। तो उससे क्या हुआ, वो बैक्टीरियोफाजेस अलग हो गए और जो बैक्टीरिया सेल्स थे वो अलग हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने से क्या हुआ कि बैक्टीरियल जो सेल थे वो भारी थे, भारी थे, तो वो पैलेट बन के नीचे आ गए। पैलेट बन गए और जो आपका बैक्टीरियोफाजेस थे वो ऊपर रह गए सुपरनेटेंट में। तो अब उन्होंने फाइनली देखा इनमें 2 कंडीशन बनती है। जिस केस में प्रोटीन को उन्होंने रेडियो लेबल किया था, तो लास्ट में जब उन्होंने रेडियो एक्टिविटी चेक की तो जो है सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिव निकला। यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन जो है सुपरनेटेंट वाला पोर्शन, ये रेडियो एक्टिव निकला। जहाँ पर उन्होंने रेडियो लेबल किया था डीएनए को, तो उन्होंने देखा कि पैलेट जो है वो रेडियो लेबल है, सुपरनेटेंट रेडियो लेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए जो है वो अंदर जा रहा है, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर गया। तो सेल्स जब पैलेट में नीचे आए उसके सेंट्रीफिकेशन के बाद, तो वो रेडियो लेबल हो गए, उसमें रेडियो एक्टिविटी दिखने लग गई। और बिकॉज जो फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि प्रोटीन को रेडियो लेबल किया गया था, जब सेंट्रीफिकेशन से वो सुपरनेटेंट में रह गया तो रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में आ गई। तो इस तरह से उन्होंने प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।